हेलो एवरीवन, दिस इज़ माहिनूर। आज डिस्कस करेंगे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीतियाँ आई वो कई नीतियाँ आई हैं, जैसे आपका बंग भंग बंगाल विभाजन आया है और भी काफ़ी इनने कार्य करे हैं। लेकिन जो हमें पढ़ना है वो टीचिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन जो थे वायसराय भारत के, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या करा, कौन कौन सी नीतियाँ आई, कौन कौन से कार्य आए, प्राइमरी एजुकेशन में क्या किया, माध्यमिक एजुकेशन में क्या किया, उच्च एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने क्या किया, किस तरह से काम करे हैं, इनकी नीतियाँ क्या थी, इनके महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे। ठीक है, और इन्होंने जो 4 आयोग बनाए वो आयोग कौन कौन से थे, इनके प्रमुख कथन कौन कौन से थे। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी टीचिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेंगी। ठीक है, हमको इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमें ओनली ऑल एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने जो किया है उस हिसाब से इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति आई थी वो 1904 के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसको कहा जाता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। चाहे आप ये कह लीजिए कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904, चाहे आप ये कह लीजिए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ठीक है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो 1902 में आया है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो 1902 में आया था वो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना था, जिस आयोग ने पहले स्टडी करी, उसके बाद में ये अधिनियम बनाया जो कि 1904 में पारित हुआ और 11 मार्च को पारित हुआ था। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं इसको। लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन करा। मीन्स जब लॉर्ड कर्जन हमारे इंडिया में आए थे तो उस समय इंडिया में जो एजुकेशन थी, तो आप अगर ये भी कहा जाए कि वो अपने समय में सबसे बेकार एजुकेशन चल रही थी उस समय जब ये आए, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। उस समय एजुकेशन का हाल बहुत ही ज़्यादा बेकार था। तो लॉर्ड कर्जन आए और इन्होंने क्या किया कि शिमला में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करा। और ये जो शिक्षा सम्मेलन इन्होंने करा था ये 15 दिन तक चला था इंडिया में, शिमला में 15 दिन तक चला था और टोटल 150 प्रस्तावों पर बात की गई थी इस सम्मेलन में। ठीक है, और इस सम्मेलन की ये खास बात थी कि इसमें भारतीयों को एंट्री नहीं दी गई थी। मतलब कोई भी अध्यक्ष कोई भी मेंबर जो था वो भारतीय नहीं था। और यही रीज़न था कि भारतीयों को उस समय ऐसा लग रहा था कि ज़रूर हमारे खिलाफ इसमें कुछ ना कुछ बातें रखी गई हैं या हमारे फेवर में ये सम्मेलन नहीं है। और यहाँ तक कि इसको इतना ज़्यादा गोपनीय रखा गया कि उस समय के जो वो थी न्यूज़पेपर्स थे उसमें भी इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आई थी। क्लियर? तो हम समझते हैं कि शिमला शिक्षा सम्मेलन जो था वो कब हुआ था, तो 1901 में हुआ था। और इसमें जो पारित प्रस्ताव हुआ था उसके आधार पर ही 11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला और उस शिक्षा नीति को कहा गया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। सबसे ज़्यादा इनका जो फोकस था वो विश्वविद्यालय शिक्षा पर था। ठीक है, लेकिन इन्होंने तीनों क्षेत्रों में अपनी बात रखी और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज करा। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक शिक्षा के लिए इन्होंने क्या सुझाव दिए थे। तो लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा में जो पहला सुझाव दिया, उन्होंने कहा था कि 50% अनुदान राज्य सरकारें दें। मतलब ये है कि निजीकरण तो एजुकेशन को मिल चुका था पहले ही। ठीक है, अब ये जब आए तो इन्होंने कहा कि पूरा बोझ हमें निजी संस्थानों पर नहीं डालना है। 50% अनुदान यानी कि 50-50 की बात करी इन्होंने कि 50% अनुदान हेल्प जो है कॉलेजेस को या संस्थानों को वो कौन देगी, राज्य सरकार देगी। और ये एक बात और बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि जो बच्चा सीखता है वो हमेशा अपनी मदर टंग में सीखता है, वो हमेशा अपनी मातृभाषा में सीखता है। तो इन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को दी जाएगी उसका माध्यम भारतीय भाषाओं को रखो। मतलब अगर तमिलनाडु का बच्चा है तो वो तमिल में सीखे। ठीक है, अगर वो अपने उत्तर प्रदेश का बच्चा है तो वो हिंदी भाषा में सीखेगा। क्लियर? और जहाँ का वो बच्चा रहने वाला है वो अपनी मदर टंग में ही प्राइमरी एजुकेशन ले, ऐसा कहना था लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, ये इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया था। और इन्होंने कहा था कि बच्चों को जो पढ़ा रहे हो आप, जिस मेथड से पढ़ा रहे हो वो किंडरगार्टन अपनाओ, बालवाड़ी बाल उद्यान। ठीक है, किंडरगार्टन किसने दी थी? भी फ्रोवेल ने दी थी। और चाहे किंडरगार्टन कह दीजिए, चाहे बालवाड़ी कह लीजिए, चाहे बाल उद्यान कह लीजिए। ठीक है, तीनों चारों का मीनिंग एक ही होता है। और इन्होंने कहा था कि जो पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया जाएगा, जो सिलेबस डिज़ाइन किया जाएगा वो बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार करा जाएगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हो, जो उसके लिए हेल्पफुल है आप उसको वही पढ़ाओ, उसी का
ज्ञान दो, जैसे मैथ हो गया। मैथ उसके निजी जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, उसके व्यवहारिक जीवन को बेहतर तरीके से जीने में हेल्प करता है, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जो हम टीचर्स रखेंगे वो कम से कम, मतलब आप ये समझो कि प्राथमिक शिक्षक को कम से कम 2 वर्ष का प्रशिक्षण ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसका प्रावधान करा कि जो टीचर्स रखे जाएंगे या जो टीचर बनेंगे वो कम से कम 2 वर्ष का उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए। किससे रिलेटेड? शिक्षण या प्रशिक्षण से रिलेटेड, मतलब उनको ट्रेनिंग देने का प्रावधान आया, ठीक है। और अंग्रेजी को इन्होंने अपने काम में कोई भी स्थान नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने कहा अंग्रेजी को हटाओ और बच्चे की मातृभाषा में उसको एजुकेशन दो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके प्राइमरी एजुकेशन के सुझाव, क्लियर। अब देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। देखें, माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने कहा था कि गैर सरकारी विद्यालय सरकार मान्यता आवश्यक। ये थोड़ा सा ना शॉर्टकट में नोट्स बनाए गए हैं, इसी वजह से इतने ज़्यादा शॉर्ट हैं। आप ऐसे समझो कि जो गैर सरकारी विद्यालय हैं, जो निजी विद्यालय जिनका निजीकरण करा गया था, मतलब जो निजी संस्थान थे, उन्हें परमिशन दी गई थी कि आप अपने स्कूल्स खोल सकते हैं, टीचर्स रख सकते हैं और बच्चों के एडमिशन्स करा सकते हैं। तो उसके लिए उन निजी, पहले तो वो ऐसे ही स्कूल खोल दे रहे थे, उनको गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं लेना पड़ रही थी। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन आए तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको मान्यता लेनी पड़ेगी। किससे? सरकार से। जो उस समय की सरकार है, आपको उसके पास जाना होगा और उनसे परमिशन लेनी है कि भाई हम एक ऐसा संस्थान, शिक्षण संस्थान खोलना चाह रहे हैं, आप हमें परमिशन दीजिए, क्लियर। और इन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर से ही बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा दो, ठीक है। उसके सिलेबस में व्यावसायिक विषयों को शामिल करना पड़ेगा आपको, मतलब बच्चा जो भी एजुकेशन प्राप्त कर रहा है उससे वो कोई अर्निंग कर पाए, ठीक है। उसको कोई स्किल डेवलपमेंट उसका कोई ना कोई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या बात करी थी कि प्रशिक्षित और योग्य अध्यापकों को रखा जाए, ठीक है। व्यवस्था में कैसे अध्यापक होना चाहिए? प्रशिक्षित होना चाहिए और योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा और स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो एक मानक निर्धारित कर दिया इन्होंने, ठीक है। और मान्यता के नियमों को कठोर कर दिया, मतलब मान्यता, अगर आपको परमिशन चाहिए स्कूल खोलने की, तो जो आपको मान्यता मिलेगी, जो परमिशन मिलेगी, उसके नियमों को थोड़ा सा सख्त कर दिया, थोड़ा सा कठोर कर दिया। इतना इजी तरीके से आपको परमिशन नहीं मिलेगी, क्लियर। ये थे इनके माध्यमिक शिक्षा के सुझाव। अब देख लेते हैं हम उच्च शिक्षा के सुझाव क्या थे। अनुदान की जो धनराशि थी उसको बढ़ाने की इन्होंने बात करी कि मतलब आप, गवर्नमेंट जो है वो बच्चे को स्कूल्स को, विश्वविद्यालयों को बहुत कम अनुदान दे रही है, अनुदान की धनराशि को बढ़ाओ, इतने में शिक्षा नहीं दी जा सकती, और ज़्यादा शिक्षा के लिए बजट लेके आइए, ठीक है। और क्या है कि आंतरिक परीक्षाओं की अपेक्षा बाह्य पर कम महत्व दिया गया है, ठीक है। आंतरिक परीक्षाओं की अपेक्षा बाह्य पर कम महत्व, आंतरिक को अधिक महत्व और बाह्य को कम महत्व। इसको देखो, समझो। आंतरिक परीक्षाएं वो होती हैं, जैसे एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो बच्चे को अच्छी तरीके से जानता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, ठीक है। उसका असेसमेंट वो बेहतर तरीके से कर सकता है। अब बच्चे को बाहर उसकी कॉपियाँ चेक हो रही हैं, बाहर से उसको एसेस किया जा रहा है, असेसमेंट उसका बाहर से हो रहा है, तो वो इतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा, ऐसा कहना था लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने कहा था कि बाह्य परीक्षाओं को महत्व ना दिया जाए, घरेलू परीक्षाएं होनी चाहिए, आंतरिक परीक्षाएं होनी चाहिए। मतलब जो विद्यालय है वो अपने आप से बच्चे की परीक्षा ले, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको रिजल्ट दे सकता है या उसमें सुधार कर सकता है। देखो, परीक्षाओं का सिर्फ एक मतलब होता है, बच्चे का आकलन हम क्यों करते हैं? ताकि हम उसको, जो उसका डेवलपमेंट है, हमें पता चल जाए कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, हम उसको बेहतर तरीके से सिखा पाएँ। ये उसके आकलन का, मूल्यांकन का मेन पर्पस होता है। और अगर हम बच्चे का मूल्यांकन कोई बाहर का इंसान आके करेगा, तो फिर हर टीचर जो है वो बच्चे का फिर कोई सुधार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं, किस चीज़ का सुधार करना है, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि उन्नयन स्तर के प्रयास करे थे, ठीक है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि प्राथमिक शिक्षा के क्या सुझाव थे, माध्यमिक शिक्षा के क्या सुझाव थे, और फिर उच्च शिक्षा के क्या सुझाव दिए गए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लॉर्ड कर्जन की कुछ नीतियां और कार्य पर ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर अपने माइंड को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। मीन्स हम यहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन, जो टीचिंग एग्जाम्स हैं, उससे थोड़ा सा हटके, और या हम ऐसे कहें कि थोड़े से बड़े स्तर में चलेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ पता नहीं गवर्नमेंट का, एग्जामिनर्स का कहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें, इनको रटना पड़ेगा, इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1899 से 1905 तक भारत के वाइसराय रहे। कौन रहे? लॉर्ड कर्जन जो हैं 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वाइसराय रहे थे।
और भारत के सबसे युवा वायसराय अगर कोई थे तो वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको राइट आंसर करना है। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन का सबसे विवादपूर्ण कार्य रहा था। इन्होंने जो बंगाल विभाजन करा था वो कब करा था? 1905 में करा था, और ये सबसे ज़्यादा विवादित रहा था, विवादों में रहा था। उसका रीज़न था धार्मिक आधार अपनाया था इन्होंने बंगाल विभाजन के लिए। ठीक है, और जो भारतीय सिक्का हो गया और जो कागजी मुद्रा का जो अधिनियम 1899 में आया था वो भी लॉर्ड कर्जन की ही देन थी। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम 1899, देखो ये जो आपका कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम 1899 है ये, और जो सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम 1899, ये दोनों की डेट सेम है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखो, कागजी सिक्का, ठीक है, कागजी सिक्का, कागज और सिक्का, तो कागजी सिक्का और कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम। क्लियर? तो ये आपका 1899 और 1899 ये रटने वाली चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। क्लियर? अब देखें, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आपको पता है 1904 में आया है। पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम, इसमें इन्होंने क्या करा था कि पुरातत्व चीज़ों के लिए एक पूरा अनुसंधान संस्थान बनाया था। ये कब बनाया था? तो 1904 में। इसको आप ऐसे याद रखो, पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया? 1904 में आया था। ठीक है, और इन्होंने जो 1904 में तिब्बत में जो यंग हस्बैंड थे इनके नेतृत्व में सैन्य अधिनियम भेजना और चुंबी घाटी पर जो कब्जा किया था वो कब किया था? 1904 में किया था। ठीक है, ये जो एक इन्होंने अभियान चलाया था, इन्होंने कब्जा किया था रेल में। ठीक है, तो ये चुंबी घाटी पर ये कब किया था? तो 1904 में किया था। ये रटने वाली चीज़ें आप इनको रट लीजिए अच्छे से, इससे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से बनेंगे। देखो सुपर टेट जो है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा करता है, DSSS भी हो गया, KBS हो गया, ये आपके एनालिसिस स्किल पे जाता है। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, आपको रटनी भी है चीज़ें, समझनी भी है। ओके, अब देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे। इन्होंने केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना करी थी। ठीक है, कौन सा विभाग बनाया? केंद्रीय शिक्षा विभाग बनाया। उसके बाद में पुरातत्व विभाग की स्थापना करी थी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी, जो कहाँ पर है? बिहार में। आपसे पूछा जाए कि बिहार में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने करी? तो लॉर्ड कर्जन ने करी थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि धार्मिक नहीं नैतिक शिक्षा दो बच्चे को। ठीक है, पहले आपने देखा कि बौद्ध काल हो गया, इस्लामिक काल हो गया, वैदिक कालीन साहित्य हो गया। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, मध्यकाल की शिक्षा या फिर वैदिक काल की शिक्षा, तो यहाँ पर धर्म प्रधान था, ये धर्म प्रधान एजुकेशन थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर इन्होंने कहा कि भाई धार्मिक नहीं नैतिक समर्थक थे ये, और इन्होंने कहा था कि नैतिक शिक्षा ही दो बच्चे को, व्यवहारिक शिक्षा दो, धर्म की तरफ उतना ज़्यादा झुकाव उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस चीज़ के समर्थन में थे, लेकिन इन्होंने जो बंगाल विभाजन करा था उसमें ये अपनी बात भूल गए। ठीक है, और इनकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट है, इन्होंने कहा था कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। इन्होंने बहुत कम आंका हम लोगों को। क्लियर? अब देखें इनके अन्य तथ्य, मीन्स इन्होंने कुछ आयोग भी बनाए थे। सर एंथोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में इन्होंने अकाल आयोग बनाया। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में बनाया और कौन सा आयोग बनाया ये याद रखना है। देखो बनाने वाले तो लॉर्ड कर्जन ही थे, ठीक है, लेकिन किसकी अध्यक्षता में बनाया? तो सर एंथोनी मैकडोनाल्ड। आप याद रखें कि मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में कौन सा आयोग बनाया गया? तो अकाल आयोग बनाया गया। ठीक है, और आपका इसमें जैसे पूरे पूरे नेम्स आपको याद ना रहे तो थोड़ा बहुत याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नाम वैसे भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो कॉलिन स्कॉट मॉन्फ्रिक की अध्यक्षता में जो है इन्होंने सिंचाई आयोग बनाया, तो इसमें आप इतना रख लीजिए कि कॉलिन की अध्यक्षता में बनाया सिंचाई आयोग। ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया। क्लियर? पुलिस आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया? एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। और राली की अध्यक्षता में इन्होंने शिक्षा आयोग बनाया था। ठीक है, तो ये इनके 4 आयोग जो इन्होंने मेन काम करे हैं एजुकेशन के फील्ड में, उसको याद रखना है। ये पुलिस के फील्ड में, ये सिंचाई, और ये अकाल आयोग बनाया। क्लियर? लॉर्ड कर्जन का कथन था, इन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये कई बार एग्जाम्स में, एसएससी लेवल के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि भाई ये किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर है। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अब देखो मेन चीज़ ये आती कि शिक्षा सम्मेलन, ठीक है, शिमला शिक्षा सम्मेलन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ऐसे समझो, लॉर्ड मैकाले इंडिया आए, इन्होंने क्या करा? शिक्षा सम्मेलन करा। कहाँ करा? शिमला में करा। इस सम्मेलन में पूरा जायजा लिया गया। 15 दिन तक सम्मेलन चला। टोटल 150 प्रस्ताव पे बात हुई। ठीक है, अब क्या किया गया? इसमें
बात हुई कि हमको एक ऐसा आयोग बनाना चाहिए जो शिक्षा के फील्ड में काम करे। ठीक है, तो कुछ सदस्यों को लेकर इन्होंने आयोग बनाया जो कि 1902 में बना। क्लियर। अब इस आयोग में फैसला लिया गया कि अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए हमें ऐसे ऐसे काम करने हैं, तो उसके लिए हमें एक अधिनियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर अधिनियम बनाया गया 1904 और उस अधिनियम में ये सारे चीज़ों को बताया गया, नीतियाँ रखी गई, कार्य रखे गए और एजुकेशन के फील्ड्स में जो जो किया जा सकता था वो सब कुछ किया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ये देखें, जो 3rd नंबर पे हमारा था कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। क्लियर। तो भारतीय शिक्षा आयोग के सुझावों और सिफारिशों के आधार पर, किसके? भारतीय शिक्षा आयोग, ये था ना आपका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, इसी की बात हो रही, इसी की सिफारिशों और सुझाव के आधार पर इस विधेयक ने 21 मार्च, ये डेट्स याद रहती हैं, ऐसे पूछ लेते हैं, 21 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च, 28 मार्च, मार्च तो सब में लगा होगा, 1904 भी सब में होगा, लेकिन ये डेट बदल देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 21 मार्च 1904 को पारित होकर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का रूप ग्रहण कर लिया। किसने? भारतीय शिक्षा आयोग ने रूप जो ग्रहण करा, किसका? कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का। वो कब करा है? 21 मार्च 2004 को किया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो गई, लॉर्ड कर्जन क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा जो हमने अभी तक स्टडी की है, मीन्स हमने स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा देखी, बौद्धकालीन शिक्षा देखी। ठीक है, तो हम अपने डायग्राम पे चलते हैं, हम डायग्राम के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना है, तो इसमें मिशनरियों द्वारा शिक्षा पढ़ चुके हैं हम, 18 से 13 का आज्ञा पत्र देख चुके हैं, मैकाले को देख चुके हैं, वेंकट की शिक्षा नीति देख चुके हैं, वुड का घोषणा पत्र देख चुके हैं, हंटर आयोग देख चुके हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं कर्जन की शिक्षा नीति। ठीक है, 1904। कल हम देखेंगे गोखले विधेयक 1911। अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग चैनल का विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक किया करें और कमेंट किया करें आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।